हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और एमडीयू के अंडर जो भी सिलेबस आता है आज उसमें हम सब कवर करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में जो भी लास्ट ईयर पेपर से हमारा जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम उनको भी कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है डी ब्रोगली आइडिया ऑफ मैटर वेव्स। हम सब जानते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करता है, वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर। वेव जो है वो डिफाइन करता है इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को। पार्टिकल जो है वो डिफाइन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। एंड हम ये भी जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब बोर मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा था, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसीडर किया था? एज अ पार्टिकल कंसीडर किया था। लेकिन जो हमारे लुइस डी ब्रोगली है उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल कैरेक्टर पोजेस करता है। फर्स्ट है वेव एंड सेकंड है पार्टिकल कैरेक्टर। इससे हमें क्या हुआ कि एक न्यू सब्जेक्ट की फाउंडेशन हुई जिसे हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स और वेव नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। जो वेव एसोसिएटेड होती है मैटर से उसे हम बोलते हैं मैटर वेव्स। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने अब एक रिलेशन दिया जो कि रिलेशन है हमारा लैम्डा इजिकल टू h/mv, जहां पे लैम्डा है हमारी वेवलेंथ, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, m है हमारा मास और v है हमारा वेलोसिटी। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होती है हमारी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी हुई है, हमने 12th में फिजिक्स में भी पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी होती है E होता है वो h म्यू होता है, E इज इक्वल टू h म्यू। और हमने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप भी पढ़ी हुई है, तो वो हमारा होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं एंड h म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वेयर हो जाएगा। और हमारा जो लैम्डा होता है वो इक्वल होता है c/v के। c यहाँ पे क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट एंड म्यू हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। म्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी एंड c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? हमें हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाते हैं तो हमारा लैम्डा c/लैम्डा हो जाता है। तो हम यहाँ पे c/लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा h इंटू c/लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। अब हम एक c से एक c को कट कर देंगे तो लैम्डा हमारा आ जाएगा h/mc। यहाँ पे हमारी ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है c जो है, लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे हमारा v आ जाएगा। तो हमारा रिलेशनशिप जो है ड्राइव हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। एंड लैम्डा है वो किसके इक्वल हो जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी ही क्या होता है हमारा? मोमेंटम। नाउ h इज कांस्टेंट, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है। एंड लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोमेंटम के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत बार नहीं आता है तो हम इसे नहीं करेंगे, वैसे अगर आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। हम करेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स में जनरली हमारा डिफरेंस आ जाता है, तो हम डिफरेंस ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एसोसिएटेड होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, बट जो हमारी मैटर वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड नहीं होती हैं।
जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें मीडियम ऑफ प्रोपगेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये जो है वैक्यूम से पास कर सकती हैं, लेकिन हमारी मैटर वेव्स जो होती हैं उन्हें मीडियम ऑफ प्रोपगेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये जो है वैक्यूम से पास नहीं हो सकती हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से लेस स्पीड में ट्रेवल करती हैं हमारी मैटर वेव्स। वेवलेंथ का हम रिलेशन जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। म्यू जहां पे क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है मैटर वेव्स में लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। v क्या है हमारी जहाँ पे वेलोसिटी है। दीज लीव द सोर्स, ये जो है सोर्स को लीव कर देती हैं, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को लीव नहीं करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग ये हमें बताता है कि जो स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक साथ डिटरमाइन करना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, वेयर डेल्टा x है हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p है हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। जो साइन है हमारा इक्वल टू और ग्रेटर देन वो रिप्रेजेंट करता है कि अनसर्टेनिटी कैन नेवर बी लेस देन h/4π, यानी कि अनसर्टेनिटी कभी भी h/4π से लेस नहीं होगी। और अगर हमारा डेल्टा x स्मॉल है तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन है पार्टिकल की वो हमने एक्यूरेटली मेजर कर ली है। इससे हमारा डेल्टा p जो होगा वो लार्ज हो जाएगा, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो भी लार्ज हो जाएगी। अगर हमारा डेल्टा p यानी कि हमारा मोमेंटम स्मॉल है, तो यानी कि हमने मोमेंटम है जो पार्टिकल का वो एक्यूरेटली मेजर कर लिया है। हमारी जो डेल्टा x हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा, यानी कि पोजीशन की जो हमारी वैल्यू है वो लार्ज हो जाएगी, और उसमें अनसर्टेनिटी भी लार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसमें डिफरेंशिएट देखते हैं। ऑर्बिट होता है हमारा अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ये क्या होता है हमारा ऑर्बिट होता है। एंड ऑर्बिटल होता है द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट द 3D मोशन। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, हम देखते हैं जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं शेप में। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे S, P, D, F। S की शेप स्पेरिकल होती है, P की शेप डम्बल होती है, D की शेप डबल डम्बल होती है। एंड यहाँ पे जो है ऑर्बिट के अंदर नो डायरेक्शनल कैरेक्टर इज शोन बाय द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के द्वारा कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर शो नहीं किया जाता। यहाँ पे S ऑर्बिटल को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग ऑर्बिटल है वो सब डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। An orbit can accommodate electron according to 2n², where n represent the principal quantum number। हम सब जानते हैं कि 2n² के अकॉर्डिंग ही हम अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा ऑर्बिट है उसमें हमारे आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो सेकंड है उसमें 8, एंड जो थर्ड है उसमें हमारे आ सकते हैं 18। एंड जो हमारा ऑर्बिटल है, एंड ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं कि हमारा ये S ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में। ये हमारा P हो गया, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, और इसमें भी 2 आ सकते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में हमने पता है बोर मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन को हमने एज अ पार्टिकल कंसीडर किया था जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन डी ब्रोगली ने वेव मैटर मॉडल ऑफ एटम दिया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर किया था। अब अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर मैटर वेव इक्वेशन, हमारी एक श्रोडिंगर वेव मैटर इक्वेशन होती है जिसकी वैल्यू होती है डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई बाय डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई बाय डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर बाई एच इंटू में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जहां पे साई जो है वो y का रोल प्ले करता है। साई स्क्वेयर जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। जो सॉल्यूशन अगर हम इसका करते हैं श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन का, तो हमें 3 वेरिएबल मिलते हैं जो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है उसे बताते हैं। तो इन 3 वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। देयर इज अ फोर्थ क्वांटम नंबर भी है हमारा, जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और उसे हम एस से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो डिटरमाइन करता है एनर्जी लेवल को और शेल को डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल्स में बिलोंग करता है, जैसे हमारा K-L-M-N शेल होता है। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी डिटरमाइन करता है और इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इट कैन हैव एनी इंटीजर वैल्यू। ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। एंड ये एनर्जी भी ऑल्सो डिफाइन कर सकता है। जो हमारी एनर्जी है वो इक्वल होती है 1312 बाई एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। एन की वैल्यू रखकर हम यहाँ से अपनी एनर्जी जो है निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे कि हमारे एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो शेल होगा हमारा K, एन की वैल्यू 2 होगी तो शेल होगा हमारा L, एन की वैल्यू 3 होगी तो शेल होगा हमारा M, एन की वैल्यू 4 होगी तो शेल होगा हमारा N। एनर्जी मैंने अभी आपको बताई थी कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे एन की वैल्यू रख के। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू हमने रखी 1, तो एनर्जी आ जाएगी हमारी -1312 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही हम 2 की भी रख के एनर्जी अपनी जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है सब शेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। इसे हम एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है h/2 पाई इंटू l प्लस 1 अंडर द रूट, वेयर l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 n-1। ईच वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर शेप शेल को रिप्रेजेंट करती है ईच वैल्यू। और जो हमारा l है उसकी वैल्यू हमारी हो सकती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से ज्यादा भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी l की वैल्यू है वो इक्वल टू और लेस देन हो सकती है हमारी n-1 के। सो अगर वैल्यू है l की 0 तो हमारा जो हमारा सब शेल होगा वो होगा S एंड उसकी शेप होती है स्पेरिकल। अगर l की वैल्यू 1 है तो वो होगा हमारा P सब शेल, उसकी शेप होती है डम्बल। और अगर हमारे l की वैल्यू 2 है तो उसमें सब शेल होगा हमारा D, उसकी शेप होती है डबल डम्बल। एंड अगर हमारी l की वैल्यू 3 है तो उसका हमारा जो सब शेल होगा वो होगा F, और उसकी शेप जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं एक शेल के अंदर। जैसे कि हमारी अगर n की वैल्यू जो है 1 है तो हमारी l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और हमारे पास सब शेल क्या होगा? 1s होगा, यानी कि नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे? तो l जो है उसकी वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसमें सब शेल होंगे हमारे 2s एंड 2p। तो हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल कितने हुए?
2 हुए एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा 3 के लिए। 3 के अंदर हमारी अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2, और इसमें सब शेल हो जाएंगे 3s, 3p एंड 3d, यानी कि हमारे नंबर ऑफ सब शेल हो जाएंगे 3। एंड अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारी l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड सब शेल हो जाएंगे, पास नंबर ऑफ सब शेल हो जाएंगे 4। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक सब शेल में निकालने का एक और फॉर्मूला होता है हमारा 2l+1। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम शेल में निकालना चाहें तो उसका भी हमारा एक फॉर्मूला होता है n²। अब हम इनके बीच में जो है रिलेशनशिप देखते हैं, हमारा जो है बिटवीन हमारा n, l, m एंड ऑर्बिटल्स। नाउ अगर हमारी n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और m की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 0, और सब शेल होंगे हमारे, यानी कि ऑर्बिटल हमारा होगा 1s एंड हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 1। अगर हमारी n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी 0 एंड 1 हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और अगर 1 है तो हमारी होगी +1, 0 एंड -1, और हमारे नंबर जो हमारा सब शेल होगा वो होगा 2s एंड 2p। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे m देखो हमारे पास था +1, 0 एंड -1, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 एंड यहाँ पे हमारा 1 ही था, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे पास 4। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। सो m की वैल्यू 0 के लिए 0, 1 के लिए +1, 0 एंड -1 एंड 2 के लिए +2, +1, 0, -1 एंड -2। सो यहाँ पे सब शेल्स जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 3s, 3p एंड 3d। एंड यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें तो इसके अंदर होगा 1 ही, और इसके अंदर हमारी m की 3 वैल्यूज थी तो यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे होगी 5। ऐसे ही हमारी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जो 4 वैल्यू होगी ऐसे ही हमारा इसकी वैल्यूज होंगी। सो इफ देखा जाए तो इफ अगर हमारी l की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, यानी कि हमारी जो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, यानी कि s सब शेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। हमारे पास s सब शेल के पास क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, और अगर l की वैल्यू 1 हो गई तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 1 इज फॉर s सब शेल, 1 होगी किसके लिए, s सब शेल के लिए होगी, एंड जो 3 जो होगी वो किसके लिए होगी, p सब शेल के लिए। जो हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं px, py एंड pz। अगर हमारी l जो है वो 2 हो जाए तो इस केस में m की वैल्यू 5 हो जाएगी। d सब शेल हैज 5 ऑर्बिटल, क्योंकि हमारे d सब शेल के पास कहते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dz² एंड dx² -y² एंड dzx। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। सो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस के अराउंड भी जो है रिवॉल्व कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन 2 वेज में हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, एक होती है हमारी क्लॉकवाइज एंड एक होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम स्मॉल s से भी डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर +12 हो सकती है या फिर आइदर -12 हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी h/2π अंडर द रूट s इंटू s+1। सो अब हमारा क्वांटम नंबर्स फिनिश हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो इसमें है ऑर्बिटल हैज अ वेव फंक्शन, यानी कि ऑर्बिटल के पास वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं साई से। इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट
और एक होता है हमारा एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट जो होता है उसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा वही होता है हमारा रेडियस। और जो हमारा एंगुलर पार्ट है वो डिफाइन करता है शेप को, और ये हमारा साइज को डिफाइन करता है। जो हमारा रेडियल पार्ट होता है ये डिपेंड्स करता है n के अपॉन, और ये जो हमारा एंगुलर पार्ट है वो डिपेंड करता है L m की वैल्यूज पे। नेक्स्ट है हमारा कि जो इसमें साइज स्क्वायर होता है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसे हम। और जो नोड होती है, नोड क्या होती है? नोड होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0, यानी कि जहां पे कोई फाइंडिंग, जो इलेक्ट्रॉन जहां पे संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है, वहां पे मिलने की संभावना बिल्कुल 0 होती है, वो होता है हमारा नोड। और रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n-1 -l, जहां पे जो n-1 है वो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स। नेक्स्ट है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार पेपर में आ जाता है। इट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रेडियल शेल, यानी कि फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो रेडियल शेल में कितनी है। ठीक है, तो वो ही फाइंड आउट करेंगे हम। जैसे कि हमारे लिए बोल दिया गया हमें कि फॉर 1s के लिए फाइंड करो रेडियल प्रोबेबिलिटी। हम कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितना होता है? 1s के अंदर 1 होता है। अब अगर हमें पता लगाना है इसमें रेडियल नोड्स कितने हैं, तो रेडियल नोड्स का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है? n-1 -l होता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं n-1 -l। n यहाँ पे क्या है? n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 1 -1 था, और l की अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी रेडियल नोड्स की वैल्यू क्या निकली? 0 निकली। तो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन है और एक हमारे पास क्या आ गया? कोई भी रेडियल नोड्स इसमें नहीं है। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक साइड हम प्लॉट करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम डिवाइड करते हैं 4π² r साई स्क्वेयर से, और एक साइड हम करेंगे हमारा रेडियस। हमें सिर्फ क्या मिला? एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन मिला। तो हम ग्राफ बना देंगे कुछ इस टाइप के कर्व में। नेक्स्ट है हमारा फॉर 2s के लिए नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन होगा हमारा 2, एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने का वही फॉर्मूला n-1 -l, जहां पे n 2s के लिए n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। 2s के लिए हमारी l की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 0 थी। हमारी जो l की वैल्यू थी वो क्या थी? 0 थी। तो हमारी l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 1, यानी कि हमारे पास रेडियल नोड कितनी है? 1 है। देयर इज अ 1 पेक्यूलियर लिटिल हम्प इन द 2s कर्व। 2s कर्व में हमारे पास क्या होगा? एक पेक्यूलियर लिटिल हम्प होगा। तो हम उस तरह एक हम्प बना देंगे एंड एक कर्व बना देंगे। नेक्स्ट है फॉर 2p के लिए जो है हमारा नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन जो होगा 1 होगा, और रेडियल नोड्स वैसे ही निकालेंगे हम n-1 -l से। n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो l की वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी 1 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? 2 -1 -1 हो जाएगा। 2 - 2 = 0 हो जाएगा, यानी कि रेडियल नोड्स क्या है हमारे पास? 0 है। तो उसका कर्व भी ऐसे ही बनेगा। हमारे पास बस एक हाई प्रोबेबिलिटी रीजन है। नेक्स्ट है फॉर 3s में नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन होंगे हमारे 3। रेडियल नोड्स हम वैसे ही निकालेंगे n-1 -l से। n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू 3s के लिए क्या होती है? 3s के लिए 0 होती है। तो 3 - 1 - 0 = 2 आ जाएगा। यहाँ यानी कि यहाँ पे कितनी नोड्स होंगी हमारे पास? 2 नोड्स होंगी। 2 पेक्यूलियर लिटिल हम्प्स होंगे इन द 3s
कर्व। तो हमारे जो है 2 लिटिल पेक्युलर हम्प हो जाएंगे और एक हमारा हाई प्रोबेबिलिटी रीजन हो जाएगा। ऐसे ही हमें 3P के लिए करना है और ऐसे ही हमें 3D के लिए भी करना है एंड सेम 4D के लिए भी है और 4F के लिए भी है। नेक्स्ट है हमारा अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल भी हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। सो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम होता है उसमें जो वो ऑर्बिटल्स पहले फिल किए जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी। फिर तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ फिल किए जाएंगे। जैसे कि पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल जो करते हैं, हम पहले अपना 1s में करते हैं, देन 2s में करते हैं, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s। नाउ जो है एक करेक्ट ऑर्डर जो है ऑर्बिटल्स को फिल करने का हम एक और रूल से पता कर सकते हैं, n+l रूल से। n+l रूल भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग जिस एनर्जी लेवल की n+ वैल्यू लोएस्ट होगी, जिस भी एनर्जी लेवल की, जिस भी ऑर्बिटल की जो वैल्यू होगी, n+l की जो वैल्यू होगी वो लोएस्ट होगी, वो सबसे पहले फिल किया जाएगा। और किसी केस में अगर n+l की वैल्यू अगर सेम भी हो जाती है तो उस केस में हम देखेंगे n की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लोअर होगी उसी को हम पहले फिल करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं 3D एंड 4s के अंदर। 4s के अंदर जो होती है n की वैल्यू 4 होती है, l की वैल्यू 0 होती है, तो n+l क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। हैविंग अ लोअर एनर्जी देन 3D। 3D की वैल्यू क्या होती है हमारी, n की 3 होती है, l की होती है हमारी 2, तो n+l 5 हो जाएगा। तो लोअर जो एनर्जी यानी कि लोअर वैल्यू n+l की किस में है, 4s में है, और देन किस में है, 3D में। तो इसलिए पहले 4s को फिल करेंगे हम, देन हम किसको फिल करेंगे, 3D को फिल करेंगे। नाउ है हमारा लिमिटेशन ऑफ अबव प्रिंसिपल। लिमिटेशन में हमारा आता है कि जो एलिमेंट्स है हमारे जिनका एटॉमिक नंबर है 24, 29 एंड 42 और भी है हमारे, जिनमें हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns and n-1d ऑर्बिटल। सो ये इसमें जो है अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम की हमारा एटॉमिक होता है नंबर होता है 24। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3d4 4s2, लेकिन एक्चुअल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 एंड 4s1। ऐसे ही हमारा कॉपर है, उसमें 29 एटॉमिक नंबर होता है, 3d9 एंड 4s2 हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी कॉन्फ़िगरेशन 3d9 ना हो गए 3d10 एंड 4s1 हो जाती है। ऐसे ही सेम जो है हमारा लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स के अंदर हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। जो जैसे हमारा लेंथेनाइड के 57 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4f15d06s2 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी हो जाती है 4f05d1 एंड 6s2, सेम एज एक्टिनाइड के केस के अंदर है। तो ये अबव प्रिंसिपल की दो लिमिटेशन है। लिमिटेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है हमें कि एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यानी कि जो हमारी n, l, m और हमारी जो s की वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। So it clearly means that the two electron in the same orbital, three quantum numbers may be different, may be the same, but the fourth must be different. ये हो सकता है कि जो तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है सेम हो सकती है, लेकिन फोर्थ की तो अलग होगी ही होगी। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं K shell for which जिसमें n की वैल्यू होती है 1, L can have only one value 0 and M can also have one value M is equal to 0.
एज अ रिजल्ट एस कैन बी आइदर -½ और +½ जो है वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है, जो उनके क्वांटम नंबर्स की जो 3 क्वांटम नंबर्स है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो 4th वन होगा वो डिफरेंट ही होगा। लाइक जब हम फिल करते हैं, जैसे मैं 1s के अंदर फिल करती हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो क्लॉकवाइज होता है एंड दूसरे का जो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा 4th क्वांटम नंबर है वो तो डिफरेंट होता ही है। नेक्स्ट है हमारा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट है हमारा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना हो सके अनपेयर्ड रहने की कोशिश करते हैं, और अगर वे पेयर्ड भी होते हैं तो वो तब होते हैं जब हम सेम स्पिन के अंदर जो है पहले इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। जैसे कि पहले मैं डी ब्लॉक जो है हमारा उसको फिल करूं, तो पहले मैं सेम स्पिन में पहले ऐसे फिल करूंगी, देन मैं हमारा इसको ऐसे फिल करूंगी। सो इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हम उसको तब पेयर्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तब वो पूरी तरह हाफ फिल्ड हो चुका होगा, और वो भी सेम स्पिन के साथ। जैसे कि नाइट्रोजन होता है, उसकी हमारी जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 1s2 2s2 एंड 2p3। तो पहले मैं फिल करूंगी हमारे 1s को, देन फिर 2s को, देन फिर 2p को। सो टोटल स्पिन हमारी अगर हम 2p के अंदर देखें तो हमारी हो जाती है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 1.5। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्लैटर रूल्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। सो स्लैटर्स रूल्स होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? हम निकालते हैं जेड इफेक्टिव, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं हमारा, वो इक्वल टू होता है जेड माइनस एस, और इस एस को हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। एस हमारा क्या होता है, यानी कि सिग्मा हमारा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। एंड जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। सो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, इसमें स्लैटर्स रूल के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो हम उसे किस से डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव से, और वो हमारे इक्वल टू होता है जेड माइनस एस और आइदर जेड माइनस सिग्मा। सो जो सिग्मा या फिर हमारा एस बोलते हैं वो होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट, एंड जेड हमारा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। सो अगर हमें शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं वो देखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है वैसे ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होता है। 1s, जैसे हमारा 1s एक ब्रैकेट में, एंड देन फिर 2s 2p अलग से, 3s 3p अलग से, 3d अलग से, 4s एंड 4p अलग से, 4d एंड 4f एंड 5s एंड 5p। हमें ऐसे ही जो है सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। देन हमें हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसके लिए हमें शील्डिंग इफेक्ट या फिर हमारा जेड इफेक्टिव निकालना है, उसे हमें रखना होगा। मान लीजिए किसी में हमें दे दिया जाता है कि आपको 3D के लिए निकालना है, तो हम 3D को रख लेंगे और बाकी जो आगे वाले हैं उनको भूल जाएंगे, आगे वालों को भूल जाएंगे। 3D तक रख लेंगे और आगे वालों को भूल जाएंगे। मान लीजिए किसी में 3p दे दिया जाता है कि 3p के लिए निकालो, तो 3p को रख लेंगे और बाकी सारों को क्या करेंगे, आगे वालों को भूल जाएंगे। अब हम स्लैटर्स रूल को दो केसेस में ब्रोकन कर देते हैं कि एक तो s और p ऑर्बिटल के केस में हो, और एक या फिर d एंड f ऑर्बिटल के केसेस में हो। जो इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप होंगे, जो सेम ग्रुप के अंदर होंगे, वो शील्ड करेंगे 0.35। मान लीजिए मेरे को कह दिया जाए कि आप 3p के लिए निकालो, तो 3p के ग्रुप में क्या है, 3s है, तो इसमें जो शील्डिंग होगी वो होगी 0.35। कितनी होगी, 0.35 होगी। एंड मुझे कह दिया जाए कि 11.85, यानी कि अब देखो इससे जो नीचे होगा, जो 3p के लिए हमें बोला गया था निकालने, ये तो हमारा क्या हो जाएगा,
n हो जाएगा, उससे नीचे क्या होगा n-1 हो जाएगा, और उससे भी नीचे क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है हमारे शेल्स के अंदर, यहाँ पे n आता है, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा n-1 और आगे क्या हो जाएगा n-2। तो जो हमारा n-1 जो है यानी कि ये वाले 2s और 2p हमारा कितना शील्ड करेंगे, 2p एंड 2s शील्ड करेंगे 0.85 शील्ड करेंगे। एंड अगर हमारा n-2 देखा जाए यानी कि ये वाला 1s वाला कितना शील्ड करेगा, हमारा 1 कितना शील्ड करेगा 1। लेकिन अगर हम अदर साइड देखें, ये तो हमारा था कि ये तो हमारा था कि s और p ऑर्बिटल के लिए। अगर हम d एंड f के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35, यानी कि अब मैं यहाँ पे d ऑर्बिटल ले लिया जाए यहाँ पे। अब हमारा जो चैप्टर है वो जो है फिनिश हो चुका है। तो मैंने जैसा कहा था कि हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो उससे जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 2p इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम यूजिंग सेलेक्टर रूल्स। यानी कि हमें सल्फर एटम में जो है 2p के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। मैंने अभी आपको जो है स्लेटर्स रूल्स करवाया है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे s जो होता है, s का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, हमारा 16 होता है। s के लिए जो 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखनी है हमारी। तो 1s2, 2s2, 2p6 पैकेट में, 3s2 एंड 3p4। और हमें निकालना किसके लिए था, हमें निकालना है हमारा 2p के लिए निकालना है। तो 2p के लिए निकालना है, तो मैं जो मेरा इंटरेस्ट का जो 2p है तो मैं आगे वाले को भूल जाती हूँ। तो ये हो गया हमारा n, ये हो गया हमारा n-1। और कभी भी हमें s और p में निकालना हो तो हम ये वाला फॉलो करेंगे जो मैंने रूल्स बताए थे। अब हमारे पास n है, तो हमने कहा था कि जो n है उसके लिए कितना हो जाएगा, इनटू में 0.35 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 7 इंटू 0.35 प्लस हो जाएगा हमारा जो n-1 है वो कितना शील्ड करता है, 0.85 करता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। हमारा आंसर आ जाएगा 4.15। और अब हमें क्या निकालना है, शील्डिंग इफेक्ट हम निकाल चुके हैं, जेड इफेक्टिव निकालना है जो कि हमारा इक्वल टू होता है Z माइनस एड। जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि 16, माइनस हो जाएगा हमारा शील्डिंग इफेक्ट जो अभी निकाला है 4.15। हमारा आंसर आ जाएगा 14.55। ये हो गया हमारा स्लेटर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सल्फर में जो 2p के लिए Z इफेक्टिव निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, n+l रूल भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है determine the uncertainty in the velocity of an electron if the uncertainty in its position is 1 angstrom or 10⁻10 मीटर। तो हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है वेलोसिटी के अंदर। हमने देखा था कि जो हमारा डेल्टा x इंटू डेल्टा p ये होता है हमारा किसके इक्वल, h/4 के इक्वल होता है। और अगर मैं डेल्टा p क्या था, हमारा मोमेंटम था, इसको अगर मैं मास इंटू वेलोसिटी रख दूं और ये किसके इक्वल हो जाएगा, h/4 के इक्वल। नेक्स्ट हमारा अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी रख लूं, बाकी सबको इधर लेके चली जाऊं, तो h हो जाएगा 4 इंटू m इंटू डेल्टा x। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमें पता होती है 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर सेकेंड, बाय में 4 था हमारा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन थी 10⁻10 मीटर। हमारा जो
जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो हो जाएगी 5.77 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल, वो भी हम कर चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल भी। नेक्स्ट इससे कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। इसमें एक और प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसे भी देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम कर चुके हैं। एंड ये एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.19 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमें इसमें यही फॉर्मूला लगाना होगा जो हमने पिछली बार पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सो इसमें हमें क्या क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। लैम्डा हमें इसमें कैलकुलेट देखना है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, मास जो है वो हमें गिवन है, ये रहा 9.1 इंटू 10⁻31। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी हमें गिवन है और h की वैल्यू हमें पता होती तो हम इसे जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है कि हमें बताना है राइट ऑल द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताने हैं हमें, जिसमें n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है। तो हम वो जो मैंने टेबल करवाई थी पीछे उससे हम जो है पता लगा सकते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर 4 है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, तो हमारा जो हमें ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखने हैं तो आई थिंक हम यहां से कर सकते हैं। ये जो है n की वैल्यू 4 है और हमारी जो l की वैल्यू 3 है, 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3 हो जाएगी। तो हम इन टेबल से जो है ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू अगर 3 है एंड l की वैल्यू 2 है तो उसके लिए m की वैल्यू हो जाएगी +2 +1 0 -1 एंड -2 हो जाएगी, 3d ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम जो है कर सकते हैं। और मैंने कहा था ये आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। एंड ये भी हम कर चुके हैं, अबाव प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड स्लेटर्स रूल्स भी हम कर चुके हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। 3p इलेक्ट्रॉन के लिए हमें z इफेक्टिव निकालना है फॉस्फोरस के अंदर। तो जो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 15। तो उसकी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी 1s2, जैसे हम लिखते हैं 2s2 और 2p6 ब्रैकेट में 3s2 3p3। ये हमारा n, ये हमारा n-1 एंड ये हमारा n-2। सो हमें किसके लिए निकालनी थी, 3p के लिए निकालनी थी। तो s क्या हो जाएगा, 3p के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 4 इंटू कितना करते हैं हम p और s के अंदर मैंने बताया था शील्ड कितना करते हैं, n के अंदर 0.35 शील्ड करते हैं एंड इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और n-1 के लिए कितना करते हैं 0.85 करते हैं एंड जो n-2 के लिए करते हैं 1 करते हैं। तो इसमें जो हमारी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 10+2। नाउ हम हमारा निकालेंगे z इफेक्टिव जिसकी एटॉमिक नंबर 15 और शील्डिंग कांस्टेंट हो गया हमारा 10.2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.8। सो ऐसे ही हम इसमें 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम इसके अंदर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया, इससे कोई अदर क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो